नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने इस परिवार न्यू इंडिया नवभारत निर्माण में। तो फ्रेंड्स, इंडियन आर्ट एंड कल्चर की हम सीरीज डिस्कस करवा रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले लिया है भारतीय वास्तुकला और मूर्तिकला और मृदभांड। तो इस अध्याय का जो वास्तुकला का जो अध्याय है कला संस्कृति में, आखिरी लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ। देखिए, ये सारी चीज़ें हैं, ये हमने डिस्कस कर ली हैं, इन्हें हम करवा चुके हैं। इस लेसन में जो हम लेंगे वो मध्यकालीन वास्तुकला और इंडो इस्लामिक वास्तुकला को यहाँ पर हमने इसमें समग्र रूप से समावेशित किया है। तो प्रमुख शासकों की स्थापत्य कला, क्योंकि बात हम मुगल कालीन जो वो है स्थापत्य कला और आर्किटेक्चर है जो मुगल्स की, उसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मुगल वंश की जो शुरुआत होती है हमारे इंडिया में, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और उनके बाद में शाहजहाँ, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर, जितने भी लोग आए हैं उनके बारे में जितने भी काम हुए हैं उनके शासनकाल में, उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर जैसे ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है, बीबी का मकबरा है, कुतुब मीनार है, इनको भी डिस्कस करेंगे। प्रमुख सूर्य मंदिर है। आधुनिक वास्तुकला में फ्रांसीसी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेजी प्रभाव को भी देखेंगे। साथ में गौथिक शैली और इंडो गौथिक शैली को भी यहाँ पर पढ़ेंगे। 1947 के बाद में जो स्थापत्य कला में काम हुआ है, चाहे इससे जस्ट पहले का हो, यानी कि 20वीं सदी में जो आपके राष्ट्रपति भवन है या आपकी संसद है या और जैसे गेटवे ऑफ इंडिया है, तो इनका छोटा सा एक जो इतिहास है स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ और तात्कालिक जीवन शैली में जो सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियाँ थी उन सबको हम देखेंगे। तो हमारे जो टॉपिक की शुरुआत होती है वो मुगल कालीन वास्तुकला से होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले एक बेसिक चीज़ और बता दूं कि मुगल कालीन वास्तुकला का मतलब क्या है। देखिए, इसमें हमने केवल और केवल स्थापत्य कला की हम बात कर रहे हैं, यानी कि वास्तुकला जो मुगल्स आर्किटेक्चर है। तो इसमें हम तत्कालिक समय के एक तो मुस्लिम शासक, साथ में अफगान शैली को भी मान सकते हैं, तुर्की और ईरानी शैली, इन सब का जब भारतीय स्थापत्य कला के साथ में इस कला शैली के तत्वों का सम्मिलन हुआ, तो हमारे पास में जो मध्यकालीन, जिसे हम बोलते हैं मुगल कालीन या सल्तनत कालीन वास्तुकला, उसका प्रादुर्भाव हमें देखने को मिलता है। तो आप मान के चलिए कि जो मुगल वास्तुकला है वो इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का अंतिम पड़ाव है, जिसमें ईरानी तत्व भी हैं, तुर्की, अफगानी, मुस्लिम शासकों के साथ में सल्तनत कालीन जितने भी तत्व हैं, ये सब भारतीय तत्वों के साथ में सम्मिलित होकर इन्होंने मध्यकालीन जो हमारी वास्तुकला है उसका निर्माण किया। तो शासकों की बात करें तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हमें बाबर का देखने को मिलेगा। तो इनका शासन जो काल है वो बहुत कम समय रहा था, अल्पकालीन शासक इन्हें माना जाता है। और कुछ मंदिर और मस्जिद का इन्होंने निर्माण करवाया था। जैसे मैं आपको बताऊं, पानीपत और रोहेलखंड में जो है, रोहेलखंड में जो मस्जिद है वहाँ पर इन्होंने बनवाई थी, लेकिन वो भी आरंभ करवाया था। वो बनकर के जो है दोनों मस्जिदें हैं 1526 ईस्वी में ये बनकर के तैयार हुई थी। तो इनका निर्माण जो काम था वो इनके समय में शुरू हुआ था, लेकिन क्या है कि शासनकाल नई शैली और तकनीकों को प्रेरित करने के लिए बहुत कम था, तो इसे अल्पकालीन शासन की संज्ञा दी गई है अगर हम कला और संस्कृति की बात करें। हुमायूं का शासन काफ़ी समय तक रहा, लेकिन शासनकाल की विशेषता ये थी कि संघर्ष में शासन था, और वो किसके साथ में? शेर शाह सूरी के साथ में। जो मिडाइवल हिस्ट्री का क्रैश कोर्स है प्यारे बच्चों, ओमकार सर ने उसका क्रैश कोर्स करवाया, तो उसमें अगर आप उसे 4-5 घंटे का पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से शासक थे और उनका समय किन किन शासकों के साथ संघर्ष के साथ में बीता है। तो हुमायूं का शासनकाल तो अल्पकालीन नहीं था, लेकिन वो क्या, शेर शाह सूरी के साथ में जो है निरंतर संघर्षरत रहा था। तो कला स्थापत्य कला पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। तो उसने क्या है, एक तो दीन पनाह नाम का एक नगर है उसकी नींव डाली थी, लेकिन इसे पूरा नहीं कर पाया। जो उसके आगे आने वाले शासक हैं उन्होंने इसको पूरा करवाया था। तो इसमें इनके शासन काल में जो शैली है वो फारसी शैली है, उसका जो है छाप हमें दिखाई देती है। फिर आता है शेर शाह सूरी। किला है कोहना। देखिए, किला है कोहना जो है, ये पुराने किले को जो इन्होंने मस्जिद में तब्दील कराया था उसी को बोला जाता है। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्मारक और मीनार, इस तरह से सबसे संक्षिप्त शासनकाल में इन्होंने काफ़ी समय दिया था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इनका जो था वो साम्राज्य था, काफ़ी ज़्यादा ये सामरिक रूप से मजबूत थे। इसके अलावा पाकिस्तान में रोहतास किले का निर्माण कराया इन्होंने, और अपने शासन को चिन्हित करने के लिए
इन्होंने अफगान शैली में जो है शेर शाह सूरी मस्जिद, अफगान शैली में, ये कहाँ पर है? ये फ्रेंड्स पटना में है। आप इसे और कंफर्म करके बताइए। शेर शाह सूरी मस्जिद पटना में है, जो इन्होंने अपने शासनकाल और अपने एक तरह से महिमा मंडन के लिए बनवाई थी। सड़क आज़म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो ग्रांड ट्रंक रोड है फ्रेंड्स, उसी को ही सड़क आज़म के नाम से जाना जाता है। इसे महान सड़क के नाम से भी, अगर मैं सड़क आज़म का मतलब यानी महान सड़क, यानी कि बहुत बड़ी सड़क, ऐसा नाम इसे दिया है। जो उसने एक प्राचीन मौर्य मार्ग था पहले, उसका जो है उन्होंने एक तरह से रिनोवेशन यानी कि पुनर्निर्माण कराया और विस्तार कराया। तो बाद में उसे ही क्या बोल दिया गया? ग्रांड ट्रंक रोड बोल दिया गया, जो पूरे दुनिया में अपनी एक अलग नाम से जाना जाता है। यात्रियों के लिए उन्होंने यहाँ पर जो है कुछ सराय बनवाई मार्ग में, और कुछ पेड़ पौधे छांव के लिए। इस तरह से इन्होंने बेसिक जो वो है सुविधा उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत संरचना का निर्माण किया। शेर शाह सूरी का मकबरा जो है उनके जन्म स्थल सासाराम में बनवाया गया था। इनका मकबरा कहाँ पर है? सासाराम। सासाराम इनके जन्म स्थल के रूप में ही इसे जाना जाता है। इनका जन्म भी यहीं हुआ था और इनका जो मकबरा है वो भी यहीं पर है, सासाराम में। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि लाल बलुआ पत्थर से जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम करवाया है। और एक झील के किनारे पर ये सासाराम, इनका जो मकबरा है ये एक झील के किनारे स्थित है। और इसमें सल्तनत युग की जो निर्माण की परंपरा है वो यहाँ से शुरू हो गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि सल्तनत स्थापत्यकालीन युग की शुरुआत किस शासक के उससे हुई थी? शेर शाह सूरी के साथ में हुई थी। फिर हमारे रॉयल एम्परर अकबर की एंट्री होती है। तो अकबर कम एज में ही है जो सत्ता पर बैठ गए थे, और काफ़ी लंबा शासन इन्होंने किया था, बहुत लंबा शासन था इनका। और हिंदू और राजपूती शैली से ये बहुत ज़्यादा रूबरू हुए थे। मरियम उस्मानी जो इनकी पत्नी, जिसे हम जोधा के नाम से आप देखते होंगे टीवी सीरियल में, तो मरियम उस्मानी उनका नाम था। तो फ्रेंड्स, अकबर जो है राजपूत शासकों से इनके वैवाहिक संबंध भी सबसे पहले बने थे। फिर जितने भी इन्होंने अपने शासनकाल में, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जितने भी स्थापत्य कला के निर्माण कराए हैं उनमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। साथ में चतुष्कोणीय मेहराब, इसको अन्य भाषा में बोला जाता है ट्यूडर आर्क। अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे या आप नितिन सिंघानिया में जाएंगे तो आपको ये शब्द देखने को मिल जाएगा। ये अंग्रेजी का शब्द है। इसकी परंपरा की शुरुआत अकबर के शासनकाल से ही हुई थी। अब इनके कुछ वो है जो इन्होंने निर्माण करवाए थे इनके शासनकाल में। देखिए, आगरा का किला है, आप देख सकते हैं, बहुत ही भव्य है और बहुत ही बड़ा है। तो इसकी नींव और इसकी निर्माण की जो शुरुआत है वो अकबर ने की थी। लेकिन ये इनके जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जहांगीर और शाहजहां, उन्होंने भी इसमें पूरा योगदान दिया था। तो इसका पूर्ण शाहजहां के समय तक ही पूर्ण हुआ था, कई दशक लग गए थे इसमें। दीवाने आम, दीवाने खास और शाहजहां ने जो मोती मस्जिद है वो भी इसी किले में जो है मौजूद है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और मस्जिद है, जहांगीरी महल है, सॉरी मस्जिद नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि शाहजहां को नज़रबंद करके रखा गया था। शाहजहां को नज़रबंद करके रखा गया था क्योंकि शासन के ऊपर जो काफ़ी मनमुटाव होते थे मुस्लिम शासकों में। तो किले के अंदर जो है, अगर आप इसकी देखें संरचना, तो जैसे आप नेट पर और सर्च करके कोई 3D वीडियो देखेंगे तो चार बाग शैली है यहाँ पर, जिसमें चारों तरफ जो है बागों की सुंदर व्यवस्था की जाती है, जिससे रमणीय बनाया जाता है प्राकृतिक दृश्य के रूप से। और अकबर के समय में इस किले में अपने हरम में उन्होंने 5000 से ज़्यादा स्त्रियों को जो है निवास स्थल के रूप में इस तरह से बनाया था। इसके अतिरिक्त आगरा का जो किला है, आगरा के अगर मैं शहर की बात करूं तो सिकंदर लोदी, आप नाम याद रखिए, सिकंदर लोदी ने सन 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी। और बाद में किले की नींव तो अकबर ने रखी थी, जाहिर सी बात है, क्योंकि आगरा के किले के बाद में ही जो है इस शहर को बहुत ज़्यादा मान्यता मिली थी। तो इसका जो मैं व्यास बता दूं आगरा के किले का, लगभग 1.5 माइल, जो 2 किलोमीटर से ज़्यादा होता है, ये इसका व्यास है। और 70 फीट इसकी ऊंची दीवार है। तो दिल्ली गेट और अमर सिंह दरवाज़ा, या आगरा फोर्ट में ही 2 दरवाजे हैं। और इस गेट में जो है अकबर ने मेवाड़ की रक्षा में अपनी आहुति देने वाले जो वीर शासक थे, जैमल और फत्ता, ये राजस्थान, अगर थोड़ी सा भी आपने कभी पढ़ा हो तो जैमल और फत्ता, इनकी भी मूर्तियां यहाँ पर लगवाई गई हैं। तो 500 से अधिक इमारतें हैं
अकबरी महल और जहांगीरी महल को जो है विवाद मुक्त रूप से अकबर काल में ही स्वीकार किया गया है। ये जहांगीरी महल है, ये भी जो है अकबर के समय का ही माना गया है। अकबरी महल भी इसमें है एक, लेकिन अकबरी महल की बात नहीं होती क्योंकि अकबरी महल तो अकबर के द्वारा ही बनाया गया था। जहांगीरी महल की बात इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे शाहजहां को नजरबंद करके रखा गया था। इसी तरह से ये बुलंद दरवाजा है और ये हुमायूं का मकबरा है। तो इन्हें एक बार अपन अच्छे से डेप्थ में जाके पढ़ते हैं क्योंकि फतेहपुर सीकरी में ही है ये भी। देखिए फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है जिसमें अकबर द्वारा बनाया गया लाल बलुआ पत्थर का इसमें काफ़ी वृहद पैमाने पर इसके निर्माण में प्रयोग हुआ है और ये विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। आप देख सकते हैं ये है आपका बुलंद दरवाजा। अब इसके बारे में कुछ बातों को पढ़ते हैं कि 1576 ईस्वी में अकबर ने गुजरात पर जो अकबर का विजय उत्सव था उसके उपलक्ष्य में इसे बनवाया था और 40 मीटर ऊंची भव्य संरचना है। ये जो संरचना आपको दिख रही है ये 40 मीटर ऊंची है। लगभग आप मान के चलिए 130 फीट से ज़्यादा इसकी जो है हाइट है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। फिर है शेख सलीम चिश्ती। तो देखिए शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है ये सफ़ेद मार्बल से बना है। अब देखिए क्वेश्चन जो आएंगे वो एमसीक्यू में आएंगे कि बुलंद दरवाजे में मार्बल का भी काम हुआ है या नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लाल बलुआ पत्थर का ही काम हुआ है और वाइट मार्बल यानी सफ़ेद संगमरमर शेख सलीम चिश्ती के मकबरे में इसका प्रयोग हुआ है जो 1581 ईस्वी में कराया गया था और इसकी दीवारों पर अरबी शैली में कुरान की आयतों को अंकित करवाया गया है। एक शाही परिसर में स्थित है जिसमें बुलंद दरवाज़ा और जामा मस्जिद भी है। तो जहांगीर ने भी जो है इसके भवन निर्माण में और इसके कुछ कंस्ट्रक्शन कराने में अपनी रुचि विशेष रूप से दिखाई थी। तो बुलंद दरवाज़ा और जामा मस्जिद भी यही है। तो जहांगीर द्वारा इसको सन 1606 में विशेष रूप से अलंकृत यानी कि सजाया गया था। पंचमहल एक 5 मंजिला भवन है, वो भी खंभों पर निर्मित है और उन्हें भी इसी समय पर बनाया गया है। आगे चले तो हिरण मीनार। देखिए हिरण मीनार जो है ये अकबर के एक चहेते हाथी हिरण की याद में बनाया गया है। ये अकबर का एक प्रिय हाथी था तो उसी की याद में इस मीनार को बनाया गया है और ये यात्रियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में जो है इसकी गणना की जाती है और यात्रियों के लिए एक अनूठे रूप से इसे डिजाइन किया गया था और बाहरी दीवारों पर हाथी के दांत जैसे इसमें जो अलंकरण करवाए गए हैं। जैसे आप अगर इसे देखेंगे तो ये जो दांत हैं ये हाथी के अलंकरण से ही बने हैं। हाथी के दांत के तराश करके सजावट के रूप में इन्हें यहाँ पर बनाया गया है। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा और मकबरे में जाली के काम का जो ये नमूना है ये पूरा मार्बल को ही तराश करके बनाया है फ्रेंड्स। इसमें कोई भी मेटल वगैरह का यूज़ नहीं किया गया है विच इज़ वेरी वेरी यूनिक इन आर्किटेक्चर। आगे बढ़ते हैं जहांगीर। तो जहांगीर के समय में देखिए जो स्थापत्य कला है उसकी थोड़ी सी डेप्रिशिएशन का समय माना जाता है यानी कि अवनति का गिरावट का समय माना जाता है क्योंकि जहांगीर ने जो है उस वक्त चित्रकला और जो अन्य मूर्ति कला है उनको ज़्यादा बल दिया था, इसलिए वास्तुकला में अवनति हो गई थी। कश्मीर का शालीमार बाग, अगर आप मेट्रो में सफ़र करते हो तो रेड लाइन पर जो है ये एक मेट्रो स्टेशन पड़ता है। अच्छी पॉश कॉलोनी है शालीमार बाग। लाहौर की मोती मस्जिद ये जहांगीर के समय के ही हैं। एतमादौला का मकबरा जिसमें सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। साथ में पहली बार पित्रादूरा तकनीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, पित्रादूरा तकनीक RS मेंस जैसी परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न बहुत अच्छे से बन सकता है। देखिए पित्रादूरा जो शब्द है ना ये एक इटालवी शब्द है यानी कि इटली की संस्कृति से ये आया है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, हार्ड स्टोन यानी कि बहुत ही सख्त एक कठोर पत्थर के यहाँ पे उपमा दी गई है। तो 16वीं सदी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इटली के जो रोम में एक प्रयुक्त हुई थी ये पूरी कला, क्योंकि वहाँ पे जो चर्च वगैरह जिस तरह से बनी है और वो शहर है एक वेटिकन सिटी, वो जिस तरह से बना है वो इसी बुनियाद पे बना है। तो फ्लोरेंस के कलाकारों ने इसको काफ़ी ऊंचाई तक लेके गए थे। तो सरल शब्दों में कहूँ तो पत्थर पर जो जड़ाऊ काम किए जाते हैं जैसे कि नग्न होते हैं, हीरे मोती जवाहरात होते हैं, तो पत्थर पर उनको जड़ने का जो काम होता है तो उसे ही पित्रादूरा तकनीक कहा जाता है और इसका इस्तेमाल मुगल स्थापत्य कला में बहुत ज़्यादा किया गया है। मैं अपन से आगे भी पढ़ेंगे।
ये है एतमादौला का मकबरा, बहुत ही शानदार, और बिल्कुल आज भी से देखते हैं तो ये बिल्कुल ऐसा कैसा ही दिखाई देता है कि जैसे आजकल में ही बन के तैयार हुआ हो। तो अनेक शालीमार बाग जैसे अनेक उद्यानों का भी निर्माण किया गया, लाहौर में मोती मस्जिद। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सब जहांगीर के काल की थी। मैं आपको बताऊं कि जहांगीर के शासनकाल के दौरान उनकी पत्नी थी नूरजहां, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा परियोजनाओं को अपने हाथ में लिया था, नूरजहां। और नूरजहां के पिता जो एतमाउद्दौला थे, उनका ही मकबरा ये सफ़ेद संगमरमर का बनाया गया है। ये कौन थे? नूरजहां के एतमाउद्दौला, ये नूरजहां के पिता थे। तो इसका जो उत्कृष्ट उदाहरण पित्रादूरा तकनीक का, वो अपन को यहाँ देखने को मिलता है पहली बार हिंदुस्तान में। और फिर बाद में तकनीक और अपने कुछ अन्य उदाहरणों में भी अपन को दिखाई देगी, तो अपन से आगे बढ़ेंगे। शाहजहां, तो शाहजहां के शासनकाल में मूर्ति वास्तुकला अपने बहुत ही चरम उत्कर्ष पर पहुंची थी। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि किस मुगल शासक के काल में मूर्ति वास्तुकला, स्थापत्य कला चरमोत्कर्ष पर पहुंची, तो वह है शाहजहां का काल, जहां पर विशेष रूप से इन्होंने इन निर्माण कार्य पर ध्यान दिया था। तो शाहजहां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संगमरमर पत्थरों का सबसे ज़्यादा और पित्रादूरा जो तकनीक है वो यहाँ पर निखर के सामने आई। और जो मेहराब और गुंबद जो अपन देखते हैं, मेहराब और गुंबद की जो कल्चर है, वो शाहजहां ने जो है उसको सबसे ज़्यादा प्रमोट किया था, यानी कि आगे बढ़ाया था और उसमें काम करवाया था। आगरा किले का पुनरुद्धार भी शाहजहां ने ही करवाया, यानी कि आगरा का किला अकबर से शुरू हुआ और वो जहांगीर ने भी काम कराया, फिर शाहजहां के समय पर वो पूर्ण होता है। किसका? आगरा का किला। इस बात को अपन को जो है यहाँ पर अच्छे से नोट करते हुए चलना है। देखिए, मुगल वास्तुकला का चरमोत्कर्ष इसे कहा जाता है। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, लाल किला पूरा करवाया, मयूर सिंहासन ये धातु कर्म का श्रेष्ठ उदाहरण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूनिक है। बड़े पैमाने पे जो कार्य किए गए थे, उनके अतिरिक्त मयूर सिंहासन का निर्माण इनकी बेहतरीन जो है स्थापत्य कला में से एक है। फिर जामा मस्जिद, शालीमार बाग और शाहजहानाबाद नगर जो अपने नाम के आधार पर इन्होंने बसाया था। अब देखते हैं ताजमहल। देखिए, ताजमहल जो है वो अर्जुमन बानो बेगम जो इनकी वाइफ थी, जिनको और भी कई नामों से जाना जाता है, मुमताज महल, प्रिय बेगम, तो उनका मूल नाम यही था, मुमताज का। अगर आपने ताजमहल मूवी देखी हो जिसमें लीड रोल प्रदीप कुमार एक एक्टर हैं, बहुत पुराने ब्लैक एंड वाइट मूवी है, उसमें उन्होंने किया है, तो आप उस मूवी को देखकर भी जो है तात्कालिक जो मिडाइवल हिस्ट्री है उसके काफ़ी सारे नमूने ले सकते हैं और आपको एग्जाम में हेल्प मिल सकती है। यूट्यूब पर अवेलेबल है वो मूवी। पित्रादूरा तकनीक, अग्र दृश्य तकनीक और चारबाग शैली। तो चारबाग शैली देखिए इस तरह से होती है, देखिए जैसे क्या पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं ना, ये इस तरह से पूरी बाउंड्री के चारों ओर इस तरह का कंस्ट्रक्शन का कार्य इन्होंने करवाया है। और इसके अतिरिक्त मैं बता दूं कि जितनी भी मुगल वास्तुकला उसका सबसे सर्वश्रेष्ठ, यानी कि दुनिया के जो अजूबे हैं, वंडर्स हैं, अजूबे में ताजमहल को जगह दी गई है। इसकी भव्यता और ऐश्वर्य की जो प्रचुरता का वो प्रदर्शन है वो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो अर्जुमन बानो बेगम जिसे मुमताज कहा जाता था, तो उन्हीं की स्मृति में से बनाया गया है। इसके अलंकरण के लिए पित्रादूरा तकनीक और अदृश्य चारबाग शैली, इन सब का इसमें भरपूर उपयोग किया गया है। तो जाली का काम इसमें सर्वश्रेष्ठ है, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ये मार्बल की जालियाँ हैं फ्रेंड्स, मतलब मार्बल को ही तराश तराश के काट काट के इसमें काम किया गया है। 20,000 मजदूर थे जिन्होंने अगले 20 वर्षों तक काम किया था, जब जाके आपको ये अजूबा है वो देखने को मिला था। तो जाहिर सी बात है, मेहनत का नतीजा देखने को मिलता है लंबे समय तक। तो सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। तो ताजमहल के बारे में जो इसका डिजाइन है वो उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा तैयार किया गया था। इसके वास्तुकार थे उस्ताद ईसा खां और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विरासत सूची स्थल में से शामिल किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया के जो वंडर्स हैं, अजूबे हैं, उनमें भी इसका नाम जो है दर्ज है। तो श्वेत संगमरमर से निर्मित पित्रादूरा शैली में सुंदर सजावट का जो बेहतरीन उदाहरण है वो ताजमहल आज भी हमें ज्यों का त्यों देखने को मिलता है। ताजमहल कई इमारतों से प्रेरित रहा था। मैं आपको बता दूं कि जो हुमायूं का मकबरे में जो चारबाग शैली है, डिज़ाइन है, और इस्लामिक सादगी के मामले में जो अकबर का मकबरा है,
या कब्र डिज़ाइन के मामले में ये एक मांडू के सुल्तान थे होशंगा शाह, उनके मकबरे से काफ़ी ज़्यादा जो है मिलता जुलता है। एतमादौला का जो मकबरा है उसमें पित्रादुरा तकनीक का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। देखिए यहाँ पर पित्रादुरा जो तकनीक है इसका इस्तेमाल पहली बार हुआ था, तो इसको भी इन्होंने यहाँ पर निर्माण कला में एडॉप्ट किया था। पित्रादुरा तकनीक, एतमादौला का मकबरा, तो इसको इन्होंने यहाँ पे ताजमहल के जो भवन निर्माण में एडॉप्ट किया था। और झील के भवन में जो छवि के चित्रण के मामले में एक सासाराम में स्थित जो शेरशाह सूरी का मकबरा है उससे भी प्रेरित है, क्योंकि यहाँ पे यमुना नदी के तट पर ही इसे बनाया गया है और इस तरह से प्राकृतिक सौंदर्य को समेटा गया है कि जैसे मानो कि पूरी प्राकृतिक छटा जो है ताजमहल की गोद में इनके प्रांगण में आके बिखर गई हो। तो ये बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है। आगे चलें, बीबी का मकबरा। देखिए बीबी का जो मकबरा है वो रबिया उद दौरानी मकबरा, जो जिसकी याद में ये बनाया गया था, तो बहादुर शाह जफर द्वारा इसे बनाया गया। ताजमहल की नकल के रूप में इसकी कोशिश की गई है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, लेकिन इसकी भव्यता ताजमहल के सामने काफ़ी कम मानी जाती है। ये नहीं है उस श्रेणी का मकबरा, लेकिन फिर भी औरंगाबाद और ताजमहल की नकल के रूप में इस जगह को, स्थान को आप याद रखिए। बहादुर शाह जफर द्वारा इसे बनाया गया था। वास्तुकार इसे कौन थे? अताउल्ला और हंसपत राय, अताउल्ला खान और हंसपत राय। तो मुगल स्थापत्य का ये अंतिम स्मारक माना जाता है, जो सबसे ज़्यादा अब तक का भव्य स्मारकों में से एक है। इसके अतिरिक्त ये औरंगजेब की एकमात्र जो बेगम थी दिलरस बानो इनका मुख्य नाम था, जिसका बीबी का मकबरा यानी कि दक्कनी ताज नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो इनका नाम क्या था? बेगम दिलरस बानो, जिन्हें इस नाम से भी जाना जाता था, रबिया उद दौरानी। तो इन चीज़ों को भी जो है एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन बना करके और एक टफ टास्क के रूप में आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, तो इसे आप ध्यान रखिए। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा विशेष बात नहीं है। ताजमहल की नकल के रूप में, और आप जैसे कि देख सकते हैं, तो इसमें मार्बल का काम हुआ है। अगर आपसे बोले कि बीबी का मकबरा लाल बलुआ पत्थर से मिलकर बना है, तो वो ऑप्शन गलत होगा। बलुआ पत्थर से मिलकर के ये नहीं बना है, ये बना है आपका संगमरमर, वाइट मार्बल से मिलकर के। आगे चलते हैं, कुतुब मीनार की बात आती है। तो देखिए कुतुब मीनार की जो नींव है वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1199 ईस्वी में डाली गई थी। फिर इल्तुतमिश ने 3 मंजिलें बनाई और फिरोज शाह तुगलक ने जो है 5वीं 6ठी मंजिल का निर्माण किया। तो मूल नाम इसका विष्णुगुप्त था, जो वराह मीर के द्वारा बनाया गया था, और ये विक्रमादित्य जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाने जाते हैं उनके शासनकाल की संरचना है। लाल बलुआ पत्थर का इसमें प्रयोग हुआ है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ये शामिल है। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी भी देना चाहूँगा। कुतुब मीनार ये है, विकिपीडिया पे आपको और बेहतरीन जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए अफगानिस्तान में स्थित जाम की मीनार से ये प्रेरित है। अगर हम इसे यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें तो दिल्ली के एक प्रथम मुस्लिम शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। उसी ने इस्लाम फैलाने की सनक के कारण वेधशाला को तोड़ करके कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। और फ्रेंड्स फिर इल्तुतमिश आए, उन्होंने इसे आगे बढ़ाया और अपनी जो अरेबस्क शैली है जिसमें फूल पत्तियों की सजावट आती है उससे इसको सजाया। तो इस तरह से ये पूरा कारवान आगे बढ़ता गया। और जो कुतुब मीनार है, आप दिल्ली में मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर ये स्थित है, बिल्कुल साकेत और मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन के बीच में। तो आप लोग जानते होंगे, जो लोग दिल्ली गए हैं उन्होंने देखा है। आगे बढ़े, सिख शैली के बारे में देख लेते हैं। हरमिंदर साहिब का मंदिर है अमृतसर में, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। अलंकरण तांबे और पीतल का प्रयोग हुआ है। बाकी स्वर्ण मंदिर इसे जाना जाता है क्योंकि इसमें सोने का काफ़ी भारी मात्रा में प्रयोग किया गया है। निर्माण के शीर्ष पर कई छतरियाँ हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो भवन गुंबद थे वो लहरदार थे। जैसे कि ये गुंबद है, इनमें क्या है, एक कर्व स्लोप हम अपन को देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पर भी है ना। क्योंकि गुंबद में देखिए ये चीज़ें तो कॉमन ही है, नीचे भी गुंबद हैं काफ़ी। और नेट पर आप इसे और सर्च कीजिए तो आपको और नई बातों को पता चलेगा। तो देखिए इसका मंदिर का निर्माण है वो अर्जुन देव जी ने पूरा करवाया था। अर्जुन देव जी ने 1604 ईस्वी में पूरा कराया था। शुरू ये हुआ था 1585 में इसका प्रारंभ हुआ था।
तो सिख गुरु हैं अर्जुन देव जी, उन्होंने इसका निर्माण पूरा करवाया था। आगे चले, ये है आपका मार्तंड सूर्य मंदिर, अनंतनाग कश्मीर में है। तो देखिए 1760 AD का इसका जो एक चित्र मिला है पुरातात्विक विदों को, और जो भी साक्ष्य मिले हैं उनमें ये है। वर्तमान में जो इसकी हालत वो ये है फ्रेंड्स। ये इंटरनेट पे जो इमेज डाली गई थी पर्यटन विभाग की साइट पर, वो इसी तरह की डाली गई थी कि इसके निर्माण को कहीं ना कहीं उत्साहित किया जा सके और सरकार को जो है एक ध्यान आकर्षित किया जा सके ताकि इसका जीर्णोद्धार करवाया जा सके। लेकिन इसकी जो मूल शैली है वो यही है वर्तमान में इसका मूल स्वरूप, और ये बहुत पुराना है फ्रेंड्स। हजारों साल से भी जो है इसकी आयु बताई जाती है। मैं बता दूं कि 8वीं सदी में एक राजवंश के शासक थे लालित्यादित्य, इनका नाम था ललित आदित्य। तो इन्होंने जो है एक मुक्तिपदा के तत्वाधान में ये बनाया था। तो विभिन्न वास्तुकला पद्धतियों का इसे मिश्रण माना जाता है, और स्मारकों पर गंधार, चीनी, गुप्त प्रभाव भी अपन को देखने को मिलेगा। तो इसमें विष्णु, भगवान विष्णु, अब सूर्य मंदिर है तो भगवान विष्णु तो दिखेंगे वहाँ पर, देवी गंगा, यमुना नदी हैं, इनकी जो है इसमें मूर्तियों की नक्काशी की गई है। तो मार्तंड सूर्य मंदिर की एक कलात्मक अभिव्यक्ति है। ये तो मूल स्वरूप था बहुत पुराना, जिसे किसी चित्रकार ने बनाया होगा ऐसा कयास लगाए गए हैं, और ये आज वर्तमान में जो शत विकसित रूप में है ये, तो इसे बताया गया है। तो जैसे सिख शैली, इसी तरह से जैसे राजपूत शैली को भी आप देख सकते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी अगर हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर लेवल की बात कर रहे हैं। आप हवा महल देख सकते हैं जयपुर का, जिसे लालचंद नाम के एक आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया था। 953 खिड़कियां हैं, 5 मंजिला इमारत हैं जिनके अपने विशिष्ट नाम हैं। तो ये भी आप इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ें तो भारत में जो सूर्य मंदिर हैं उनके बारे में थोड़ा सा एक जानकारी होना ज़रूरी है। तो सूर्य को एक खगोलीय पिंड के रूप में वैदिक काल से ही अनेकों भजनों द्वारा पूजा गया है। इसकी हिंदू धर्म के तहत आदित्य सूर्य के रूप में उपासना की जाती है। सूर्य देव की पूजा के लिए कई प्रथाएं हैं। मुख्य देवता के रूप में सूर्य के कई मंदिरों का निर्माण किया गया। सूर्य मंदिर जापान, मिस्र और चीन तक में भी पाए गए हैं। तो कुछ राजपूत कुल सूर्य की पूजा करते थे और स्वयं को सूर्यवंशी कहते थे। सूर्य देव के वंशज होने का दावा करते थे। तो भारत में सूर्य के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे मोढेरा का सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा, ब्राह्मण देव मंदिर उन्नाव, ये भी सूर्य भगवान को ही समर्पित है। सूर्यनार कोविल कुंभकोणम यानी तमिलनाडु में है, और इसमें एक साथ नवग्रह से कहा जाता है। द्रविड़ शैली में ये बनाया गया है। तो 5 स्तरीय सुंदर गोपुरम है, यानी कि इसका प्रवेश द्वार। सूर्य नारायण स्वामी मंदिर अरसावल्ली आंध्र प्रदेश, इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा जा चुका है, हम क्वेश्चन भी करेंगे। दक्षिणार्क सूर्य मंदिर गया बिहार में है। 13वीं शताब्दी में वारंगल के राजा ने प्रताप रुद्र ने इसे बनवाया था। ग्रेनाइट की प्रतिमा है देवता की, और प्रतिमा में फारसी परिधान धारण किए हुए हैं, कमरबंद, बूट, जैकेट इस तरह के। तो ये एक सूर्य कुंड जलाशय भी है। तो नवलखा मंदिर गुजरात में है, ये भी भगवान सूर्य को समर्पित है। और मारू गुजर शेलिंगी जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान की मानी जाती है, उसका भी इसमें जो है रोल है। सूर्य पहाड़ मंदिर असम में, और मार्तंड सूर्य मंदिर अनंतनाग कश्मीर में, जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में आधुनिक वास्तुकला को हम देखेंगे। तो पहला पुर्तगाली प्रभाव है, फिर इसके बाद में फ्रांस, और फिर अंग्रेजी। और इसी के साथ में देश आज़ाद होता है तो हमारी जो कुछ भी कला संस्कृति रही है वर्तमान स्वरूप में, उसका भी हम अवलोकन करेंगे। तो देखिए, पुर्तगाली प्रभाव में अरेबियन शैली मुख्य रूप से जो है उसको जाना जाता है। आप देख सकते हैं सेंट कैथेड्रल चर्च है एक गोवा की। तो इसमें जो है शुरू में जो पुर्तगाली आए थे, देखिए मसाले और ऐसी चीज़ों से जो रूबरू भारत का करवाया था वो पुर्तगालियों ने करवाया था। तो ये आइबेरियन शैली को साथ में लेके आए थे। तो इन्होंने अपने जो व्यापारिक ठिकाने और अपने कार्यालय, समुद्र तट के साथ में जो नगर बसाए थे, वहाँ पर इन्होंने कुछ काम कराया था। लेकिन बाद में जब ये अंदर गए, देश के भीतर इन्होंने जाने की कोशिश करी, तो इन्होंने आंगन गृह और बैरोक चर्च, ये 2 इनकी अपनी अनूठी शैलियाँ थी। ये अरेबियन शैली की ही विशेषता हैं।
तो इनमें इन्होंने जो है भवन निर्माण का कार्य कराया। और जो सेंट कैथेड्रल चर्च है ये बैरोक चर्च यानी कि बैरोक चर्च शैली पर आधारित है। ये यूरोप की है शैली, जाहिर सी बात है पुर्तगाली वहाँ से आए थे तो वहीं की शैली थी। तो 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जो है इसको व्यक्त करने का मौका मिला, तो इसे अलंकरण और सुविस्तारित और जो इसका नाटकीय प्रभाव बनाने के लिए इसे अभिकल्पित किया गया था, जिसमें विपरीत रंगों का उपयोग किया गया है। तो मार्बल जाहिर सी बात है इसमें इम्पोर्टेंस है और इसको काम में लिया गया है। इसमें एक गोल्डन बेल भी है, स्वर्णिम घंटा जिसे बोला जाता है, सेंट कैथेड्रल चर्च में ही है ये। तो यहाँ पर जो प्रमुख वो थे कंस्ट्रक्शन पुर्तगालियों ने इतने ही करवाए हैं। इसके अलावा छोटे मोटे उन्होंने चर्च बनाई है दमन द्वीप में, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फ्रांसीसी प्रभाव तो पांडिचेरी और चंद्रनगर जैसे कि पुडुचेरी में जीसस का सेक्रेड हार्ट चर्च यहाँ पर ये प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स शहरी योजना की जो अवधारणा को लेकर के हिंदुस्तान में पहली बार आए थे तो फ्रांस ही थे, और पांडिचेरी और ये पश्चिम बंगाल का जो चंदन नगर है और ये पांडिचेरी, इन दो नगरों में इनका काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस देखने को मिलता है। तो वैज्ञानिक वास्तुकला का इन्होंने उपयोग किया था। सबसे पहले वैज्ञानिक वास्तुकला का उपयोग किसने किया था भारत में? फ्रांसीसियों ने। तो फ्रांस स्थापत्य कला शैली में ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अंग्रेजी प्रभाव में गॉथिक शैली और इंडो गॉथिक शैली, तो ये है विक्टोरिया मेमोरियल और ये है सेंट पॉल कैथेड्रल जो कलकत्ता में है। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही स्थापत्य कला का वाइट मार्बल का यूज़ हुआ है और बेहतरीन आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। इन्हें सैकड़ों वर्ष हो चुके हैं लेकिन इनकी भव्यता में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं आई। मैं आपको बता दूं कि जो नव रोमन स्थापत्य कला है, जो इंडियन गॉथिक शैली और गॉथिक शैली है, तो देखिए ये जो यूरोप से अंग्रेज अपने साथ लेके आए थे, जब भारतीयता में मिली तो उसे इंडो गॉथिक शैली के नाम से उसकी परिणति हो गई। तो नव रोमन साम्राज्य यानी कि नव रोमन जो स्थापत्य कला है उसमें ये वास्तुकला की एक अनूठी शैली है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, देखिए ये तो इनकी मूल शैली थी अंग्रेजों की जो अपने इनके देश में फेमस है, लेकिन जब भारत में ये आए तो ये इंडो गॉथिक शैली के नाम से प्रचलित हुई, क्योंकि उसमें कुछ भारतीयता के तत्व भी विद्यमान थे और ये क्या है कि मिश्रित थी। इसमें फारसी तत्व, भारतीयता के तत्व, गॉथिक शैली सब कुछ मिला हुआ था। तो निर्माण बहुत विशाल और अपने निष्पादन में विस्तृत होते थे। इनकी जो निर्माण कार्यों की अपेक्षा इनकी दीवारें थी, इनकी मोटाई कम थी, यानी कि दीवारें पतली थी, मोटाई कम थी और दीवारें पतली थी। मेहराब आप इनके देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे जितने भी मेहराब बने ये नुकीले थे। मेहराब कैसे थे? नुकीले थे। अब इसे रटने की ज़रूरत नहीं है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल आपने देखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पर मेहराब है और आप इसको नेट पे जाके 3D इमेज और देखिए तो आपको पता चलेगा। और ये जैसे कि यहाँ पर है सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च, इनके भी देखिए ये मेहराब बहुत नुकीले थे। तो नुकीले मेहराबों की विशेषता आपको किस में दिखेगी? इंडियन गॉथिक शैली में देखने को मिलेगी। और इस्लामिक युग के जो वक्राकार मेहराब हैं उनकी शुरुआत भी जो है इसी में मानी जाती है। आइबेरियन और गॉथिक वास्तुकला के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है, उसे हम देख लेते हैं। आइबेरियन तो देखिए यहाँ पर पुर्तगालियों की थी और गॉथिक अंग्रेजों की थी। तो सामग्री देखिए, आइबेरियन यानी कि पुर्तगाल। देखिए इस तरह से आपको भी लिखना है और इनको पढ़ते हुए चलना है। ये अंग्रेजी शैली है जो भारत में अपने विशेष रूप से प्रसिद्ध हुई। तो प्रयुक्त सामग्री की बात करें तो पुर्तगालियों ने देखिए मुख्य सामग्री ईंटें थी, छतों और सीढ़ियों के लिए लकड़ियों का प्रयोग किया गया था। और गॉथिक कला में मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर, मोटे चूना पत्थर का निर्माण किया गया था। देखिए मार्बल का प्रयोग इसमें नहीं था। गॉथिक कला में लाल बलुआ पत्थर और मोटे चूना पत्थर का इसमें उपयोग किया गया था। अब इन चीज़ों को अपन देखते हुए चलते हैं। संरचनात्मक विविधताएं, तो पश्चिमी परंपराओं को जारी रखा और किसी भी संरचनात्मक विविधता का इन्होंने यानी कि नया कुछ काम नहीं किया, जो था उसे ही इन्होंने यहाँ पर आके इम्प्लीमेंट किया। अंग्रेजों ने वास्तुकला ने इंडो गॉथिक शैली को उत्कर्ष पर पहुंचाते हुए भारतीय रूपांकनों और शैली को अपनाया। तो इस बारे में अगर देखा जाए तो गॉथिक शैली वो थोड़ी सी जीवंत है और नवाचारों से युक्त है। वहीं पर ये कैसी है? ये प्रचलित है, यानी कि जो पुरानी शैली है, पुरातन शैली है, उसी को ही ये समेटे हुए है। नव रोमन शैली जो 1911 से प्रारंभ हुई और
एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर इसके दो प्रमुख जो है जानकार माने जाते हैं। नई दिल्ली की जो वास्तुकला है वो इस शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है और हिंदुस्तान के रोम के रूप में इसे वर्णित किया जाता है। रोम ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का रोम, इस शैली को जाना जाता है। तो इसमें क्या है कि विशेषता ये थी कि जो भवन निर्माण किए गए थे वो अनजान और बिना रुचिकर वाली विशेषताओं से परिपूर्ण थे। तो चंद्रकार भवन होते थे, औंधे यानी कि उल्टे ऊपर उठे हुए गुंबद होते, जैसे एक गुंबद तो जैसे ये होता है ना। अब आप इसको उल्टा कर देंगे तो ये क्या है, औंधे ऊपर उठे हुए गुंबद। तो ये इनकी विशेषता थी। इसके अलावा मैं आपको और चीज़ें कुछ बताना चाहूँगा कि वास्तुकला की सभी शैलियों का संगम था ये। वास्तुकला की सभी शैलियों का संगम था। तो इसमें क्या है कि कोई नया जो वो होता है ना, क्रिएटिविटी, अपनी रचनात्मकता, उसको बहुत ज़्यादा मतलब आगे तक नहीं बढ़ाया गया। रचनात्मकता इसमें नहीं है। तो इसमें फारसी है, आपकी जितनी भी जैसे इंडियन शैली है या यूरोपियन शैली है या अरेबस्क शैली है, उन्हीं को ही मिश्रित करके इसमें डाला गया था। तो सादगी है, आधुनिकता है और उपयोगिता है, वो इसमें जो है थोड़ा सा समझौता किया गया है, क्योंकि इसमें रचनात्मकता का भाव कम है। क्योंकि जब मिश्रित संस्कृतियों को आपको एक ही भवन में समेटना है तो वहाँ पर आप नया इनोवेट नहीं कर सकते। अब राष्ट्रपति भवन है, तो राष्ट्रपति भवन के बारे में जो छोटी मोटी बातें हैं कि कब कैसे, तो प्राचीन नाम इसका वायसराय पैलेस था और इसके वास्तुकार थे वो एडविन लुटियन थे। 4 मंजिलें और 340 इसमें कमरे हैं। लाल बलुआ पत्थर से ये बना हुआ है और अन्य विशेषता इसके स्तंभों में भारतीय मंदिरों की जो घंटियां हैं उनका प्रयोग किया गया है। मंदिरों की घंटियों का प्रयोग इसमें किया गया है। साथ में फ्रेंड्स ये जो राष्ट्रपति भवन है ये रायसीना हिल यानी कि दिल्ली में ही है। रायसीना हिल पहाड़ी पर है, तो वहाँ पर दिल्ली का सबसे ऊंचा भवन इसे माना जाता है। संसद भवन, ये भी एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर की रचना थी। ये देखिए अभी नया संसद बनने जा रहा है और मुझे जितना याद है शायद टाटा जो है इसका एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और ऑटोमोबाइल की बहुत बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान की, वो इसको जो है जीवित रूप देने वाली हैं और बनाने वाली हैं फ्रेंड्स। तो ये नया है जो अभी निर्माणाधीन है, बन रहा है। और ये हमारा पुराना जो था संसद भवन था, सन 1927 में जो है 6 वर्ष इसे बनाने में लगे थे। 1921 से 1927 तक इसका काम चला था और ये दोनों इसके आर्किटेक्ट थे। तो विशाल वृत्ताकार मार्ग में है, ये फैला हुआ है। लोकसभा राज्यसभा जो होती हैं हमारी चैम्बर, वो इसी में ही होती हैं। तो केंद्रीय कक्ष गोलाकार है और काफ़ी बड़ा है। तो 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन द्वारा भारत को जब सत्ता का हस्तांतरण किया गया, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का जब निर्माण किया गया, तो वो सारे काम इसी कक्ष में हुए थे। ठीक है ना, संविधान सभा और सत्ता का हस्तांतरण। तो इन सारी चीज़ों को जो है हमें यहाँ पर थोड़ा से एक मेमोरी में रखना है। इंडिया गेट की बात करें तो एक युद्ध स्मारक है, ये युद्ध स्मारक यानी कि बैटल एम्ब्लेम है। तो फ्रेंड्स ये 1931 में प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में जो शहीद हुए सैनिक थे उनकी स्मृति में से बनाया गया था। 43 मीटर ऊंचा जो है ये विशाल द्वार है। तो राजपथ दिल्ली में ही लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ और इसके वास्तुकार कौन थे? लुटियन, लॉर्ड लुटियन थे। और स्थापत्य की दृष्टि से ये इंडिया गेट की तुलना में जो है, अगर हम इंडिया गेट की बात करें तो जो और जैसे हम रोम या आर्क ऑफ ट्रिम्पे पेरिस में जाएं, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई वाले की बात करें तो उनकी तुलना में जो है ये काफ़ी ज़्यादा समृद्ध माना जाता है। कनॉट पैलेस वो जो राजीव चौक में है, तो उसका डिज़ाइन भी जो है इसी समय पर है, डिज़ाइन तैयार किया गया था। उसके आर्किटेक्ट कौन थे? रॉबर्ट टोल रसेल। और बनाया किसने था? लॉर्ड लुटियन ने ही बनाया था। तो ये सारी छोटी मोटी बातें हैं। अब आज़ादी के बाद का जो हम देखें तो ये 1947 के बाद का दौर था। तो वास्तुकला की 2 शैलियाँ उभरी, एक तो पुनरुत्थानवादी और एक आधुनिकवादी। क्योंकि जहाँ पे क्रिएटिविटी और जैसे कि लोगों की जब सोच डेवलप हो जाती है तो वहाँ पर क्रिएटिविटी का जो है ज़्यादा निवेश होता है, यानी कि हर आदमी अपने अपने एंगल से सोचने की कोशिश करता है वो, और जनता के सामने अपनी जो भी मेहनत होती है उसको लेकर के आता है। तो दोनों शैलियाँ जो औपनिवेशिक और गुलामी की खुमारी को तो नहीं तोड़ पाई थी, क्योंकि अंग्रेजों से जो हमें सीखने को मिला था फ्रेंड्स वो आगे भी हम इम्प्लीमेंट करते रहे, यहाँ तक कि आज भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।
क्योंकि हमने सीखा उनसे, जाहिर सी बात है। और जो हमारी समृद्ध वास्तुकला थी उसका संरक्षण जो है अब नए समय में नहीं हो पाया। तो पंजाब सरकार ने जब चंडीगढ़ नगर को डिज़ाइन करने के लिए बीड़ा उठाया था तो फ्रांसीसी वास्तुकार थे एक ली कार्बूजियर, इनको इन्होंने सेवाएं ली थी। एक लॉरी बेकर है, सबसे फेमस जो ब्रिटिश एक तरह से अंग्रेजों के शासन में जो आर्किटेक्चर हुए हैं वो लॉरी बेकर माने जाते हैं। तो गरीबों के वास्तुकार माने जाते हैं। पद्मश्री इन्हें दिया गया है। प्रित्जर पुरस्कार, जिसे आर्किटेक्ट की अगर दुनिया की बात करें, आर्किटेक्ट के फील्ड की बात करें तो इसे नोबल माना जाता है, स्थापत्य कला का नोबल प्राइज। यूएनओ हैबिटेट पुरस्कार भी इनको दिया गया है। तिरुवनंतपुरम में द इंडियन कॉफ़ी हाउस की रचना इन्होंने की है। और धारणीय ऑर्गेनिक वस्तुओं को जो मतलब प्रयोग से बाहर हो जाती है उनका ये यूज़ करके भवन निर्माण करते थे, तो गांधीयन ऑफ आर्किटेक्चर भी इन्हें कहा गया है। और अपनी सादगी के कारण इन्होंने जो है इस तरह की चीज़ें की है। और मैं आपको बता दूं कि जो जैसे कि सीमेंट की खपत को कम करने के लिए पूरक स्लैब, जिसमें राख यानी कि फ्लाई ऐश का भी प्रयोग होता है, उसको लेकर के भी इन्होंने काफ़ी भवन निर्माण किए हैं। और हवा के आवागमन, गर्मी संबंधी आरामदायक व्यवस्था के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बल दिया है। तो इस तरह के ये विशेष प्रतिभा के धनी जो चार्ल्स, जिनकी हम बात कर रहे हैं, लॉरी बेकर, और मैंने जो भी एक नाम लिया है वो है चार्ल्स कोरिया। तो ये भी देखिए एक अच्छे वास्तुकार हुए हैं। इनके नेतृत्व में जो अहमदाबाद का जो साबरमती आश्रम है गांधी जी का, उसको महात्मा गांधी संग्रहालय के रूप में जो बनाया गया है, अगर आप वर्तमान स्वरूप देखते हैं तो वो इन्होंने ही बनाया है। इसके अतिरिक्त जयपुर में जवाहर कला केंद्र ये जयपुर का है। आप नवी मुंबई में जो निर्माण योजना देख रहे हैं तो वो सारी क्या है कि इन्हीं के द्वारा बनाई गई है। तो 1984 में इन्होंने मुंबई में नगरीय समुदाय की प्रकृति और पर्यावरण सुरक्षा को महत्व देने के लिए एक अर्बन डिज़ाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की थी, चार्ल्स कोरिया। तो वास्तुशिल्प के क्षेत्र में ये श्रेष्ठ आर्किटेक्ट यानी कि वास्तुविद माने जाते हैं और अपने योगदान के लिए ये इनको पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका पूरा इस सेशन का निचोड़ और लेक्चर अपना ख़त्म हो चुका है, यानी कि वास्तुकला जो है अपनी वो समाप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा, अब नेक्स्ट जो होगा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेशन होगा, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ में मेंस के जो क्वेश्चन आए हैं उन पैटर्न को भी समझाएंगे, जो 100% रूप से आपको इसी कंटेंट में जो हमने नोट्स दिया है इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो लेक्चर में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।